चलिए कम आंसर दीजिए। आंसर फर्स्ट। बेटा 3 लोग, 2 लोग अभी आंसर नहीं किए हैं। यहाँ पर दिखता है कौन आंसर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, और कितने लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं वो भी दिखता है। वेरी गुड सत्यम, वेरी गुड विवेक, आयुष वेरी गुड, 0.3 सेकेंड सबसे कम समय में। वेरी गुड, आज 12 के 12 लोगों ने सही आंसर किया, 3 लोगों ने गलत किया है। कृपया करके तीनों लोग वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। नंदनी वैभव, ऋचा पटेल, प्लीज ट्राई टू सी द वीडियोज बिफोर कमिंग टू द क्लास। 2x नोट पे डाल के देख लिया करिए। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ गटरमैन रिएक्शन। यही तो मैं कल डिफरेंस बता रहा था आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आंसर करिए। सी यू की जगह सी यू सी एल लिख दिया गया है। सी यू की जगह सी यू सी एल लिखा है। 2 लोग आंसर नहीं किए हैं अभी। गलत सी कुछ भी करिए, कौन सा यहाँ आपको डांट पड़ रही है, कुछ भी टिक करिए। 5 लोगों ने गलत आंसर किया है। सैड टू सी। वैभव गलत, एरम गलत, कोमल गलत। 7 लोगों में जो सबसे सही किया, श्रेया यादव वेरी गुड 0.2, आयुष वेरी गुड, सत्यम वेरी गुड 0.2 सेकंड। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जा रहा है, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, यहाँ पर जो सबसे मतलब टाइम लेके आंसर किया है वो विवेक शर्मा ने 5 सेकंड। अदरवाइज आप मतलब 1/60 से मतलब 0.2 सेकंड, इतने कम समय में आपने आंसर किया है। तो अब रिएक्शन देख को पहचान लिए। अगला देखिए। बताइए। कोई बात नहीं है राम, कोई बात नहीं विकास, विवेक। ठीक है, आपको आंसर आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। जल्दी करने में गलती ही होती है। आप सही कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तेज करने में कोई वाहवाही नहीं मिल रही है। लोग का तुक्के में भी जल्दी सही हो जाता है। बेटा देखो, सी वाले तो अब तो सुधर जाओ। अभी सी पे टिक कर रहे हो। सी का ऑप्शन 2 बार हो चुका। ठीक है, अल्फाज सबसे कम सेकंड में। वेरी गुड सत्यम, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड। श्रेया यादव वेरी गुड, निखिल वेरी गुड, कोमल वेरी गुड, आयुष वेरी गुड, आरम गुड, कोमल गुड, नंदिनी गुड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बल्च स्कीमन रिएक्शन। ठीक है, ओके। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुझे सोचने दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोई लोग चैट सेक्शन में आंसर मत करिएगा, क्योंकि यहाँ मेहनत लगा के लिखना पड़ता है।
रुके रहिएगा, अभी आंसर मत करिएगा जब तक आपसे बोला नहीं जाए। जब तक आपसे बोला नहीं जाएगा कुछ मत लिखिएगा। चलिए अब तक ये बताइए ए क्या होगा, व्हाट विल बी ए? एकदम पढ़े लिखो तरीके आंसर दो बेटा, जल्दी जल्दी। इतना मेहनत करने के बाद भी अगर ना बता पाओ तो बेकार ही है। वेरी गुड सत्यम, वेरी गुड वैभव, दीक्षा गुड, सौम्या गुड, श्रेया गुड, एरम गुड, कोमल वेरी गुड, एवरीवन। अल्फाज, प्रियंशी, प्रांजलि सब ने सही किया है। दो लोग का गलत है, आयुष, निखिल थोड़ा समय लेके करिए, और दो लोग डी भी टिक कर दिए हैं, वेरी गुड। विवेक थोड़ा समय लेके ध्यान से बेटा देख के करो। तो ये क्या बनाएगा, ए क्या होगा, ए विल बी योर डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक, ये आप जानते हैं, दिस इज सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट्स विथ HCl टू फॉर्म नाइट्रस एसिड, दैट इज योर HNO। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द बी? बी क्या होगा, बी क्या होगा, जो बी बनेगा? व्हाट विल बी द बी? चार लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। जल्दी आंसर करिए। चलिए, वैभव वेरी गुड, श्रेया वेरी गुड, आयुष वेरी गुड, निखिल गुड, ऋषा गुड, एरम गुड, हर्ष गुड, प्रांजलि गुड, कोमल वेरी गुड, सौम्या गुड। ठीक, डी वाले कुछ लोग अभी भी हैं, विवेक शर्मा, प्रियांशी, दोनों में वही टिक कर दे रहे हैं। क्या हो गया आप लोग को बेटा? यहाँ पर CuCl डालोगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा ना। दिस इज योर विच रिएक्शन? ये कौन सा रिएक्शन लिखा हुआ है बताइए थोड़ा तो, ये कौन सा रिएक्शन है? टाइप करिए कौन सा रिएक्शन है। और मान लो यहाँ पर Cu और HCl डाल दें तो जो प्रोडक्ट सी बनेगा और जो प्रोडक्ट बी बनेगा, दोनों में कोई अंतर होगा क्या? सैंड में ठीक। कोई प्रोडक्ट में डिफरेंस होगा? बस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? गटर्समैन। गटर्समैन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, आई होप मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको याद रहेगा, कृपया करके याद ही रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन है एनिलीन कैसे बनाएंगे, तो याद रखना बेंजीन लेंगे, बेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, आपके टेस्ट में भी आया था। बेंजीन पे जब आप लोग H2SO4, लेविस एसिड है, H2SO4 इज योर लेविस एसिड, इसमें आप HNO3 डालेंगे। इसका मैकेनिज्म मैं आगे कराऊंगा जब जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल NO2+ बनता है, वो जाके बेंजीन पे जुड़ेगा, यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। ठीक, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। अगर हम इसका रिडक्शन करा दें, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका हम रिडक्शन कर रहे हैं, क्या करा दें, रिडक्शन। तो NO2 विल चेंज इनटू NH2, एनिलीन बन जाएगा। याद रखना कि अगर हमें बेंजीन से एनिलीन बनाना है तो क्या करेंगे, पहले बेंजीन पे नाइट्रेशन कराएंगे। नाइट्रेशन कैसे कराते हैं,
जैसे हेलोजिनेशन कराए थे, लेविस एसिड लिए और HNO3 नाइट्रिक एसिड लिए, दोनों रिएक्ट करके NO2 प्लस बना लेंगे, ठीक। और ये NO2 किसी भी पोजीशन पे जाके जुड़ सकता है। वही तीनों स्टेप होंगे, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। वहां पर हेलोजन लेते थे Cl या Br प्लस, यहाँ पर क्या लोगे, NO2 प्लस लोगे, ठीक है। और अगर कोई सल्फोनेशन पूछ ले, सल्फोनेशन रिएक्शन क्या है, तो वो भी ध्यान से देख लो। सर बेंजीन पे रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए सर। ऑन है। बेंजीन पे अगर आप H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल डाल दो, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा दैट विल बी SO3। ये जाके बेंजीन पे जब जुड़ता है तो दिस इज कॉल्ड सल्फोनेशन रिएक्शन। अभी आगे समझाऊंगा, ठीक, परेशान मत होइए, बस ये याद रखिएगा। ये एनिलीन कैसे बनाएंगे, बेंजीन पे नाइट्रेशन करा के। नाइट्रेशन क्या होता है, H2SO4 और HNO3 डाल दो तो नाइट्रो ग्रुप बेंजीन पे जुड़ जाएगा। नाइट्रो से अगर ऑक्सीजन निकाल के हाइड्रोजन जोड़ दो तो इसे रिडक्शन बोलेंगे, ये एनिलीन फॉर्म कर लेगा, ठीक। एनिलीन में आप NaNO2HCl डाल दीजिए तो डाइएजोनियम सॉल्ट, मतलब पूरा रिएक्शन ये है। दिस इज द होल रिएक्शन। आपने बेंजीन लिया, बेंजीन पे आपने HNO3 डाला इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। और अगर HNO3 की जगह H2SO4 दो बार है तो दैट विल बी सल्फोनेशन। इसका मैकेनिज्म मैं आपको कराऊंगा आगे। ये कहीं पर जुड़ सकता है NO2, यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, NO2। इसका हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं, रिडक्शन LiLH4 के साथ करा सकते हो, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यू विल गेट NH2 दैट इज एनिलीन, ठीक। अब इसका रिएक्शन आप जान ही रहे हैं, NaNO2 किसके साथ करा दीजिए, HCl के साथ, ये डाइएजोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस। इसका रिएक्शन आप दो तरीके से करा सकते हो, CuCl से करा सकते हो, Cu से करा सकते हो, ठीक। और तीसरा किसके साथ करा सकते हो, HbF4। तो यहाँ पर क्या बन सकता है, सारी मैं आपको पॉसिबिलिटी बता सकता हूँ। यहाँ पर आके जुड़ जाएगा BF4 माइनस, इसको हीट कर दीजिए, फ्लोरोबेंजीन बनेगा, ठीक। यहाँ पर रिएक्शन करा देंगे तो यू विल गेट दिस, और यहाँ भी रिएक्शन कराओगे तो यू विल गेट दिस। इसका नाम गटरमैन सैंडमेयर हो जाएगा, इसका नाम गटरमैन हो जाएगा। लास्ट वाले रिएक्शन का थोड़ा नाम बताइए। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विच रिएक्शन, बाल्ज-सीमन सर। बाल्ज-सीमन रिएक्शन, ठीक। पूरी कहानी समझ में आ गई। कभी आपसे पूछ लें हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू फ्लोरोबेंजीन, ये क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू फ्लोरोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, कर लोगे, यही पूरा मैकेनिज्म होगा। अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पर CuBr ले लो, Cu और HBr ले लो, ठीक। देखो बेटा, कन्वर्जन तभी आएगा जब आपको रिएक्शन अच्छे से आती है, रिएक्शन आपने बहुत ढंग से रटा है। और रटने के लिए मैंने बताया सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्या कहते हैं, सिनॉप्सिस बनाना। सौम्य जी देख लीजिए अपना प्रॉब्लम। आपको पता है कि अगर इस पे हम लोग NaNO2 और HCl डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर Cl माइनस आता है, मतलब इस एसिड का एनायन आता है, Cl माइनस आता है, यहाँ पर जाके जुड़ता है। जब यहाँ पर HbF4 ले लेंगे तो HbF4 भी एसिड है, यहाँ पर देखिए एनायन क्या था, Cl, तो यहाँ पर एनायन क्या होगा, BF4 माइनस। बाकी सब चीज मैंने सेम रखी है, बस एसिड बदल दिया। वहां पर हमने HCl लिया था, यहाँ पर हम लोगों ने कौन सी एसिड ले ली, बोरिक एसिड ले ली, जिसे हम लोग बोलते हैं टेट्रा फ्लोरो बोरिक एसिड या बोरेट, ठीक, BF4 माइनस। तो यहाँ पर Cl माइनस जुड़ता था, यहाँ BF4 माइनस जुड़ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब पहले यहाँ पर Cl माइनस जुड़ता था जब HCl लेते थे, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, BF4 माइनस। इसको आप हीट करेंगी, जैसे हीट करेंगे यहाँ से N2 गैस निकल जाएगा,
एक फ्लोरीन BF4 है, बोरियन से 4 फ्लोरीन जुड़ा है, एक फ्लोरीन जाके यहाँ पर जुड़ेगा और बाकी क्या बच गया BF3। एक फ्लोरीन निकला तो क्या बचेगा BF3। दिस इज योर बाल्ची-स्कीमन रिएक्शन। हाँ ये भी सही कह रहे हैं वैभव जी कि डायरेक्ट हैलोजिनेशन करा के भी बना सकते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन बनाना है तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन भी करा सकते हो, Cl2 के साथ रिएक्शन करा लो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये भी एक तरीका है। डायरेक्ट हैलोजिनेशन भी करा के क्लोरोबेंजीन बना सकते हो। तो यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए पॉसिबिलिटी तब आपको पूरी समझ में आएंगी जब आपको बहुत सारे रिएक्शन अच्छे से रटे होंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बताए तो थे सर इसको। कृपया करके सिनॉप्सिस अच्छे से बनाइए। किसी को और कुछ डाउट है? शुड आई प्रोसीड इन द क्लास? ये 20 मिनट आपका क्लास एक्स्ट्रा इसलिए लिया गया था कि आपको रिवीजन करा दिया जाए। किसी को कुछ और पूछते हैं? सौम्या समझ में आया आपको? ऐसा तो नहीं है यहाँ पर आने के बाद भी आप रट रहे हैं बैठ के? रटने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है कि नहीं? कुछ समझ में आ रही है चीजें? रट्टा तो नहीं मार रहे हो? नहीं कह दिए कि ऐसे होता है तो बस ऐसे होता है, रट लो, कोई लॉजिक नहीं है भाई। देखो भले ही मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ मगर जिस दिन आपका चैप्टर कंप्लीट होगा आपको दोबारा किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज रटना है इसी क्लास में रट के जाइए, ठीक? पढ़ने को अब 6 चैप्टर में इतने में पढ़ा दूं आपको कुछ ना है, क्या मतलब निकलेगा? आज हेडिंग डालिएगा। देखिए ऑर्गेनिक पढ़ने में सिर्फ आपको 3 चीजें पढ़नी होती हैं ऑर्गेनिक में। पहला क्या होता है? इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एरीन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फिर इसका यूजेस क्या होते हैं, ठीक? फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर आइसोमेरिज्म। देखिए इसका आइसोमेरिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट टुक इन डिटेल, ठीक? नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म अल्कोहल का इंपॉर्टेंट होगा, उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक? उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म आप अपने पार्ट पे करिएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक? तो हेडिंग डाल दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, इससे आज आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सर हेलो आप कल एक एल्केन, रिएक्शन करने को बोले थे। क्या चीज? अच्छा हाँ एक मेथड और बचा था, एक और बचा है थोड़ा सा, वो भी देख लीजिए। रेसिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम में, तब भी देख ही लीजिए क्या पता। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, मान लीजिए आपको लैब में क्लोरोबेंजीन बनाना है तो ऊपर कोई भी मेथड गटरमैन बना सकते हैं, सैंडमेयर से यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट हैलोजिनेशन। बट मान लो केमिस्ट्री लैब सॉरी इंडस्ट्रीज में क्लोरोबेंजीन का अगर कोई यूज है तो उसको हम लोग किस प्रोसेस से बनाएंगे? दैट इज कॉल्ड रेसिक प्रोसेस। थोड़ा सा बस रिएक्शन को एक स्टेप याद रखिएगा, इसका ना तो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है ना तो एग्जाम में कभी पूछा गया। रेसिक प्रोसेस याद रखना, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए यूज होता है रेसिक प्रोसेस, RASCHI जी, रेसिक प्रोसेस। इसमें हम क्या लेते हैं? बेंजीन लेते हैं, बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल, इसमें हम लोग HCl और HCl के वेपर पास कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ O2, तो यू गेट इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कॉपर क्लोराइड एंड हीट यू गेट 2C6H5Cl प्लस 2H2। बस इतना याद रखना, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू। हम लोग क्या करेंगे ध्यान से सुन लो। कॉपर क्लोराइड को हीट करेंगे, ठीक? और उस पे बेंजीन, HCl और ऑक्सीजन के वेपर्स ऊपर से पास करा देंगे। मतलब मान लीजिए ये आपका एक बीकर है, इसमें CuCl2 हीटेड है, इसमें हम किसका किसका वेपर पास कराएंगे? बेंजीन का वेपर, HCl का वेपर और O2 का वेपर, ये कंबाइन करके क्लोरोबेंजीन बना लेगा। दिस इज योर बेसिक प्रोसेस।
This is not at all important for your examination, but do remember the name. Basic process किसके लिए होता है? क्लोरोबेंजीन का कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, जिसमें पहली हेडिंग डालिए, फिजिकल स्टेट। जो फिजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होगी मैं उसको खुद हाईलाइट करूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब चीज रट के एग्जाम में नहीं जाना है, ठीक? जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना पढ़ना है। इसमें लिखिएगा। अब आज आपको कुछ चीजें ज्यादा लिखनी भी हैं। लोअर हेलोएल्केन आर गैसेस, मतलब कि जैसे आपका हो गया क्लोरोमीथेन हो गया, क्लोरोईथेन हो गया, क्लोरोप्रोपेन हो गया, मतलब जिसमें कार्बन की संख्या 10 से कम हो, कार्बन की संख्या 10 से कम हो, वो सब लोअर हेलोएल्केन कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CH3Cl, C2H5Cl, C3H6Cl, ये सब आपके क्या होंगे? लोअर एल्केन। तो ये सब गैसेज होंगे, क्या होंगे? गैसेज फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक? जैसे मेथिल क्लोराइड हो गया, मेथिल ब्रोमाइड हो गया, एथिल क्लोराइड हो गया, ये सब क्या होंगे? गैसेस होंगे रूम टेम्परेचर पे। जैसे CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl, आपको नाम नहीं याद रखना है, ठीक है? क्लोरोफ्लोरोमीथेन, ये सब क्या होंगे? लोअर हेलोएल्केन्स आर गैसेस। अब लिखें हायर हेलोएल्केन। हायर हेलोएल्केन उसे कहेंगे जिसमें कार्बन की संख्या 10 से ज्यादा हो। दे आर सॉलिड, दे आर सॉलिड और लिक्विड। मतलब अगर कार्बन की संख्या 10 से ज्यादा है तो वो क्या होंगे? या तो सॉलिड होंगे या तो लिक्विड। जैसे 10 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसे हायर बोलेंगे। अब इसमें चाहे क्लोरीन जोड़ दो, चाहे ब्रोमीन जोड़ दो, चाहे आयोडीन, ठीक? तो यहाँ पर कार्बन की संख्या चेन में 10 से बड़ी है। अब इसमें क्लोरो हो, ब्रोमो हो, आइडो, ये सब क्या होंगे? या तो सॉलिड होंगे या तो लिक्विड होंगे। जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी वो सॉलिड की तरफ होते जाएंगे, और अगर 10 है तो लिक्विड, 11 12 13 मतलब बढ़ती जाएगी तो वो क्या होते जाएंगे? लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक? तो याद रखना हेलो एल्केन्स जो होंगे, अगर लोअर हेलो एल्केन है मतलब कार्बन की संख्या कम है, तो वो क्या होंगे? गैसेस। कार्बन की संख्या 10 से ज्यादा है तो लिक्विड, और ज्यादा संख्या है तो सॉलिड। अगला ध्यान से सुनिएगा, कलर की बात। अभी तो आपने स्टेट देखा ना, स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड कौन से स्टेट में होंगे, तो ये स्टेट आपने देख लिया, या तो गैसेस होंगे, या तो सॉलिड होंगे, या तो लिक्विड होंगे, ठीक है? अगर कोई आपसे पूछ ले CH3Cl, CH3, CH2Cl, CH3, CH2, CH2Cl और A, B, C, D पूछ लें, अभी मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास से समझाऊंगा, उसको अभी भूल जाइए। अगर कोई आपसे पूछ ले बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसका हो ज्यादा होगा, तो आप जानते हैं ये गैसेस होगा, ये थोड़ा सा लिक्विड के पोर्शन में जाएगा, ये और लिक्विड हो जाएगा, ये और लिक्विड होगा। तो सबसे आपको पता है सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? गैसेस। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? गैसेस से ज्यादा, और सॉलिड का सबसे ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, ठीक है? ये मैं आगे भी समझाऊंगा, बट याद रखना कि अगर कोई पूछ ले सबसे ज्यादा लिक्विड कौन होगा, तो डी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन चेन की संख्या क्या है? ज्यादा है। लोअर अल्केन्स आर गैसेस, हायर आर लिक्विड, और जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे वो सॉलिड होता जाएगा, ठीक है? कलर पूछ लें तो याद रखना, अगर प्योर है, हेलो एल्केन क्या है? प्योर, प्योर हेलो एल्केन। जैसे प्योर क्लोरो एल्केन किस मेथड से बनाते हैं बताइए थोड़ा तो? प्योर क्लोरो एल्केन किस मेथड से पढ़ाते हैं, बनाते हैं? हाँ आयुष, एनिलीन और डाइज़ोनियम का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं, ठीक? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डार्जेंस रिएक्शन, वेरी गुड, डार्जेंस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक?
गुड। तो प्योर हेलो एल्केन्स, जैसे मैंने आपको बताया था ना, डार्जेंस मेथड से आपने क्लोरो एल्केन बना दिया, तो ये सब क्या होंगे, प्योर हेलो एल्केन्स जो होते हैं, दे आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता, दे आर कलरलेस। और इनका स्मेल जो होता है, एंड हैव स्वीट स्मेल, एंड हैव स्वीट स्मेल, जैसे मिठाई की महक होती है ना, उस तरीके की स्वीट स्मेल होती है। ठीक, स्वीट स्मेल होगी, इनकी महक अच्छी जैसे मिठाई होती है। बट याद रखना, अगर आइडो एल्केन है और ब्रोमो एल्केन है, ये प्योर होंगे तो कलरलेस होंगे, जब प्योर होंगे तो क्या होंगे, कलरलेस। बट अगर तुम आइडो अल्केन और ब्रोमो अल्केन को सनलाइट में रख दो, तो ये आइडो अल्केन विल चेंज इनटू, मान लो CH3CH2I2 है, तो ये दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करके I2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब आइडो अल्केन विल चेंज इनटू I2 एंड ब्रोमो अल्केन विल चेंज इनटू Br2। Br2 का कलर मैंने आपको बताया था ब्राउन कलर होता है, और I2 कलर क्या होता है, वायलेट। ठीक, तो जिस बॉटल में इनको रखा जाता है उसको ब्राउन कलर का बनाया जाता है कि उसमें सनलाइट ना जाए, सनलाइट अगर चला गया तो प्योर फॉर्म में कलरलेस है, जैसे ही सनलाइट जाएगा वो रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, या तो ब्राउन कलर में या तो वायलेट कलर में। ठीक, तो क्या क्या समझ लिए आपने, पहला आपका पॉइंट था, फर्स्ट वाज योर फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने क्या पढ़ा, स्टेट। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, इस गलत फहमी में मत रहना, नहीं पता लगा इसको रट के बैठ रहे हैं। स्टेट क्या होगा, लोअर हेलो एल्केन गैस, हायर अल्केन लिक्विड, मोर हायर अल्केन गैसेस, सॉरी सॉलिड। स्टेट के बाद कलर, कलर क्या होगा, दे वुड बी कलरलेस व्हेन प्योर। ब्रोमीन अगर आइडो या ब्रोमो एल्केन है तो ये कलर डेवलप कर लेते हैं, इनमें कलर आ जाता है इफ एक्सपोज टू सनलाइट। आइडो का कलर क्या होता है, वायलेट, और ब्रोमो का कलर होता है ब्राउन। कोई आपसे पूछ ले, लैब में जाना देखना, जिस वाटर में क्लोरो अल्केन या ब्रोमो अल्केन रखा होगा वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ठीक, वो ओपेक होगा, या तो वो बॉटल ब्राउन कलर की होगी जिसमें सनलाइट ना इंटर कर पाए। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जामिनर कैन आस्क व्हाई आइडो एंड ब्रोमो अल्केन इज पुट इन अ ब्राउन कलर बॉटल so that sunlight could not enter, otherwise it will give color। ठीक, कलर हो गया। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब स्मेल, स्मेल क्या होगा, स्वीट स्मेल होगा, जैसे मिठाई महकती है उस तरीके। ये फिजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं थी, अगली इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा एग्जाम के लिए। अगली हेडिंग है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज योर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अगली प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में दो पॉइंट याद रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to surface area। Surface area is inversely proportional to branching। ठीक, और दूसरी पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास किसके प्रोपोर्शनल होता है, वंडर वॉल फोर्स के। अभी इसको पूरा समझाऊंगा। पहली बात सुनिए, मान लीजिए आपको तीन कंपेयर करने को दे दिया जाए, दिस इज योर मैथ, एक ड्रॉप ब्यूट नॉर्मल
क्लोरोब्यूटेन। नॉर्मल लिखने का मतलब है कि ये इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। जब भी सरफेस एरिया की बात करेगी, अपना यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेथ मत लगाने पहुंच जाना। सरफेस एरिया का मतलब लंबाई से देखिएगा, सिर्फ इतना याद रखिएगा। सरफेस एरिया किससे देखोगे? लेंथ से। अब यहाँ पर मैथ लगाने मत बैठ जाना, सरफेस एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका एरिया कम होगा, ये सब कॉन्सेप्ट मत लगाना। सिर्फ सरफेस एरिया का मतलब है लेंथ। यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, नो ब्रांचिंग। कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का है। 1 डिग्री हेलो एल्केन है। यहाँ पर ब्रांचिंग हो गई। दिस इज योर 2 डिग्री हेलो एल्केन। अब देखो, पहले लेंथ ज्यादा थी, अब लेंथ कम हो गई कि नहीं? अब लेंथ कम हुई। दिस इज योर 3 डिग्री हेलो एल्केन। सरफेस एरिया, अब यहाँ पर ये सरफेस एरिया मत देखना कि ऐसे सरफेस एरिया देखेंगे। सरफेस एरिया का मतलब मैंने समझाया लेंथ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्केन में सब सरफेस एरिया वाइज अरेंज करो। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलो एल्केन को सरफेस एरिया वाइज, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ठीक विवेक, सी बी ए फिर से कंफ्यूज हो रहा है। मैंने कहा सरफेस एरिया मतलब लेंथ देखो, सरफेस एरिया का मतलब सिर्फ लेंथ देखो। ठीक, सरफेस एरिया का मतलब केमिस्ट्री में लेंथ से होता है, यहाँ मैथ नहीं लगानी है। ये लेंथ देखो सबसे ज्यादा है, यहाँ पर लेंथ ब्रांचिंग के कारण कम हो गई, यहाँ पर ब्रांचिंग और बढ़ी तो लेंथ और कम हुई। इसका मतलब सरफेस एरिया ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी, पहले यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं थी, यहाँ पर ब्रांचिंग बढ़ी और यहाँ पर ब्रांचिंग और बढ़ गई। ब्रांचिंग का मतलब कार्बन स्ट्रेट चेन से हट के अगल बगल लग जाए। ब्रांचिंग करने से सरफेस एरिया घटती है। आप मुझे सिर्फ इतना समझाइएगा, एक ये आयरन की प्लेट है इतना बड़ा, एक ये है, एक ये है और एक ये है। लोहे की चद्दर है, तीनों को बॉइल करना है। बॉइल का मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। कौन सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा? ए। कॉमन सेंस तो यही कहता है ना कि जिसका सरफेस एरिया कम है उसको बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम। उसको उबालने के लिए, मतलब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब तो जानते हो ना, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर इन तीनों में सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा? ए का, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। यहाँ पर लिखिए नोट। राइट डाउन द नोट हियर। पहला वाला कितने डिग्री का हेलो एल्केन है? पहले वाला कितने डिग्री का हेलो एल्केन है? पहले देखो, सरफेस एरिया देखने से पहले आपको चारों का मॉलिक्यूलर मास देखना है, तीनों का। ऐसे नहीं कि सरफेस एरिया तुक्का मार देंगे। पहले देखो, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी एक क्लोरीन, यहाँ भी एक क्लोरीन, यहाँ भी एक क्लोरीन। ये कौन से आइसोमर्स हैं? दीज आर योर चेन आइसोमर्स। कौन से आइसोमर हैं? चेन आइसोमर हैं। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? अगर तुम देखोगे तो मॉलिक्यूलर मास सबका सेम है, मॉलिक्यूलर मास सबका सेम है। यहाँ भी कार्बन 1 2 3 4, यहाँ भी कार्बन 1 2 3 4, यहाँ भी कार्बन 4, हाइड्रोजन भी गिन लो, क्लोरीन भी गिन लो, मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम है।
और ये अगर तीनों का मॉलिक्यूलर मास देखोगे तो इट विल बी C4 C4H 4 दूनी 8 9, तीनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, मगर ब्रांचिंग हो गई तो इसे चेन आइसोमर बोलेंगे। याद रखना चेन आइसोमर में रूट वर्ड डिफरेंट होता है। इसका नाम लिखेंगे तो ये होगा मेथ ईथ प्रोप ब्यूट, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट। इसका नाम होगा क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम लिखोगे 1 क्लोरो 1 मेथिल मेथ ईथ प्रोपेन। इसका नाम लिखेंगे तो 1 क्लोरो 2 डाई मेथिल इथेन। देखो रूट वर्ड इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तीनों के मॉलिक्यूलर मास सेम है। तीनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है? सेम है, बट इनके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, मतलब कि ब्रांचिंग हो गई, तो दिस इज कॉल्ड चेन आइसोमर्स। ठीक, ये कितने डिग्री का? 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। सबसे कम सरफेस एरिया किसका है? सरफेस एरिया अगर देखें तो सरफेस एरिया का ऑर्डर क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2 एंड ग्रेटर देन 3 डिग्री। 1 डिग्री का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री हेलो एल्केन का। और सरफेस एरिया जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। याद रखना बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। ठीक, तो सरफेस एरिया घटने पे बॉइलिंग पॉइंट घटता है। बताओ ये बात समझ में आई टू एवरीवन? सभी को ये बात समझ में आई? तो ब्रांचिंग करने पे क्या घटता है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो कोई तुमसे पूछ ले 1 डिग्री क्लोरो अल्केन, 2 डिग्री क्लोरो अल्केन और 3 डिग्री क्लोरो अल्केन में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो आंसर क्या होगा? अरेंज करो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में। जल्दी अरेंज करिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अरे ठीक है भाई, नॉमेनक्लेचर अब हम ही पढ़ाएं, हम ही को आप पढ़ाएंगे। गलत है तो सही लिख लो। जो समझ आ रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग को समझ नहीं आ रहा क्या? मैं पूछ रहा हूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन को अगर बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? 1 डिग्री, 1 के बाद 2 डिग्री, 2 के बाद 3 डिग्री। रीजन क्या दोगे? रीजन क्या दोगे? रीजन क्या दोगे? सरफेस एरिया। ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, लेसर द सरफेस एरिया लेटर। ब्रांचिंग करने से सरफेस एरिया घटती है। कोई पूछ ले 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन कह दे, चाहे हेलो एल्कोहल कह दे, चाहे हेलो एल्केन कह दे, चाहे एल्कोहल कह दे, तो आंसर क्या याद रखोगे? 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री, क्योंकि सरफेस एरिया ब्रांचिंग करने से सरफेस एरिया घटती है और बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है। ये केस 1 था। अब केस 2 देखो। केस 1 आपका सरफेस एरिया हो गया। केस 2 बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर, सॉरी जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ये बताइएगा ये दो एटम हैं, इनके बीच जितना बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा? दो एटम के बीच बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा? इंक्रीज होगा। भाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? आप दो एटम है,
बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो या लिक्विड से गैस में। मतलब कि दो एटम्स के बीच अगर डिस्टेंस कम है तो वो सॉलिड है। लिक्विड में बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, उसकी डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। ठीक, तो जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वंडरवॉल फोर्स पे डिपेंड करता है, मतलब कि एटम्स के बीच लगने वाला फोर्स। और वंडरवॉल फोर्स किसका ज्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो एटम्स के बीच लगने वाला वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, और दो एटम के बीच वंडरवॉल फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक, तो ध्यान से सुन लो, सीधी सी बात है, CH3Cl, CH3 CH2Cl, CH3 CH2 CH2Cl, और लास्टली CH3 CH2 CH2 CH2Cl। बताइए कौन से आइसोमर्स हैं, ये कौन से आइसोमर्स हैं, कौन से आइसोमर हैं। वाह मेरे वीरों, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, वाह भाई लोग गधों। आइसोमर के लिए, अच्छा अच्छा, आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अबो ने सही बोला है, आइसोमर ही नहीं है। आइसोमर के लिए फार्मूला सेम होना चाहिए, कार्बन सेम होना चाहिए, ये आइसोमर है। उसके बाद कहोगे केमिस्ट्री नहीं समझ में आती। इनके फार्मूला सेम है, केमिकल फार्मूला सेम है क्या, कोई आइसोमर नहीं है। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगे तो गिर पड़ेंगे। बताओ, ABCD में अरेंज करो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर मास। ABCD को मॉलिक्यूलर मास में अरेंज करो, घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, जिसका मास सबसे ज्यादा उसको पहले लिखिएगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स। ठीक, तो वंडरवॉल फोर्स कैसे बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स सबसे ज्यादा किस में लगेगा, वंडरवॉल फोर्स सबसे ज्यादा डी में लगेगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है। और जिसमें वंडरवॉल फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा। ठीक, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो बेटा सभी में लग रहा है, ये डेल्टा नेगेटिव है, सॉरी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव है। बाकी लोग अभी कंफ्यूज होंगे, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये तो मैंने बताया था, ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पोलर होते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो ध्यान से देख लो, कार्बन और क्लोरीन के बीच, 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 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखता है। इसे हम लोग बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन सब में लग रहा है, किसी एक में नहीं लग रहा है, सब में लग रहा है। तो अब आप क्या देखोगे, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, तो कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा किसका है, डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स भी बढ़ेगा। यहाँ पर सिर्फ वंडरवॉल फोर्स देखेंगे क्योंकि डाइपोल डाइपोल फोर्स तो सभी मॉलिक्यूल में बराबर ही लग रहा है। डाइपोल डाइपोल फोर्स जितना यहाँ लग रहा है वहां भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी, तो उसको थोड़ी देखेंगे। डाइपोल वंडरवॉल फोर्स सबसे ज्यादा किस में लगेगा, डी में, डी के बाद सी में, सी के बाद बी में, बी के बाद ए। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा वंडरवॉल फोर्स, और जितना वंडरवॉल फोर्स उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
दिस इज केस 3. arrange in order of boiling point. Arrange in order of boiling point. वही लगाना है. बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा मास किसका होता है? आयोडीन का. बाकी सब तो सेम है ना, बाकी सब में CH3 है. इसका मास सबसे ज्यादा, फिर इसका, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A. मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वंडर वॉल फोर्स भी बढ़ेगा. वंडर वॉल फोर्स D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, और वंडर वॉल फोर्स बढ़ेगा तो यू हैव बॉइलिंग पॉइंट D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A. लिख के भी समझा दे रहा हूँ. इसकी बॉइलिंग पॉइंट 315 होता है, 315 डिग्री सेल्सियस. इसका 277 होता है, इसका 249 होता है, इसका 195 होता है. तो पता चला, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वंडर वॉल फोर्स बढ़ेगा, वंडर वॉल फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. केस 1 क्या आपने देखा? केस 1 आपने देखा था ब्रांचिंग. केस 2 में आपने क्या देखा? मॉलिक्यूलर मास. केस 3 में आपने ये देखा, मान लीजिए RCl RBr RI, मतलब हेलोजेंस डिफरेंट हो. हेलोजेंस क्या हो? डिफरेंट हो. तो जिस हेलोजन का मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा. केस 4. केस 4 भी सिंपल है. केस 4 तो मुझे लगता है सबसे सिंपल है. अरेंज कर दीजिए. समझ में आया? वही रीजन होगा. मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा. इसका देखो, यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 3 क्लोरीन है, यहाँ पर सॉरी CH क्या गलत हो गया, CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 CHCl2 CCl4. तो देख लीजिए, जितने क्लोरीन बढ़ेंगे उतना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा. ठीक. क्वेश्चन देखिए, इसको अरेंज करिए. अरेंज करिए बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में. बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करिए. एक ऑप्शन और लिख दे रहा हूँ, एक और लिख दे रहा हूँ. अरेंज करिए. अरेंज करिए सभी लोग.
समझ में आ गया? गलत लिख रहे हैं जो लोग वो देख लें। ये हेलो एल्केन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, उससे ज्यादा फर्स्ट, फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्लोरीन नहीं है। यहाँ पर देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, इस कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, इस कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पर वंडर वॉल फोर्स लग रहा है और साथ ही साथ ये डाइपोल फोर्स लग रहा है। वंडर वॉल फोर्स इधर लगता है, याद से देख लो एक चीज मैं जो समझा रहा हूँ आपको। कार्बन और क्लोरीन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो इधर लगेगा आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स कब लगता है? जब मॉलिक्यूल पोलर होता है। तो इधर वाला पोर्शन पोलर है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा? डाइपोल डाइपोल फोर्स। मगर ये कार्बन हाइड्रोजन से बना है, ये नॉन पोलर पार्ट है। नॉन पोलर पार्ट में कौन सा फोर्स लगता है? वंडर वॉल फोर्स। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। ऊपर वाले में देखिए, यहाँ पर भी वंडरवॉल फोर्स लग रहा है, यहाँ भी वंडरवॉल फोर्स लग रहा है, यहाँ भी वंडरवॉल फोर्स लग रहा है। तो हमको सिर्फ वंडरवॉल फोर्स अब देखने नहीं है क्योंकि तीनों में बराबर लग रहा है। अब आप डाइपोल फोर्स देखोगे तो यहाँ सॉरी वंडरवॉल फोर्स देखो, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर डाइपोल फोर्स, यहाँ भी डाइपोल फोर्स और यहाँ भी डाइपोल फोर्स बराबर लग रहा है। तो डाइपोल फोर्स हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब में बराबर। अब देखेंगे वंडरवॉल फोर्स। तो वंडरवॉल फोर्स सबसे ज्यादा किस में लगेगा? जहां पर वंडरवॉल फोर्स वहां ज्यादा लगता है जहां पर सरफेस एरिया या तो बड़ा हो या तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ब्रांचिंग हो गई और ब्रांचिंग में क्या होगा? सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। मगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन और कोई हेलोजन नहीं है, तो यहाँ पर डाइपोल फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? वंडर वॉल फोर्स। बाकी सब में कौन फोर्स लग रहे हैं? वंडर वॉल भी लग रहा है, डाइपोल फोर्स भी लग रहा है। तो इसमें फोर्सेस सबसे कम है। हेलो एल्केन में सॉरी अल्केन में सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा? अल्केन पहले बताओ पोलर होता है कि नॉन पोलर? अल्केन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है और कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। नॉन पोलर में सिर्फ वंडर वॉल फोर्स लगेगा। ठीक, हेलो एल्केन में पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर साइड पे डाइपोल फोर्स लगेगा और नॉन पोलर साइड में कौन सा फोर्स लगेगा? वंडर वॉल फोर्स। तो यहाँ पर डाइपोल फोर्स भी लगेगा, वंडर वॉल फोर्स भी लगेगा। ठीक, अगर यही अल्कोहल होता तो देखो अल्कोहल में क्या होता। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। इधर कौन सा फोर्स लगता? वंडर वॉल फोर्स। इधर कौन सा फोर्स लगता? डाइपोल फोर्स। और आप जानते हैं कि अगर OH है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखाता है। अब ध्यान से सुन लो, कोई आपसे पूछ ले अल्केन, हेलो एल्केन और एल्कोहल में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो अभी समझाया हूं ना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर फोर्स सबसे कम लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है वंडर वॉल फोर्स। यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, डाइपोल फोर्स, वंडर वॉल फोर्स। यहाँ पर तीन फोर्स लग रहा है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा? अल्केन का। अल्केन से ज्यादा किसका होगा? हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन से ज्यादा किसका होगा? एल्कोहल। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो कोई पूछ ले एल्कोहल, हेलो एल्केन और अल्केन में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो अल्केन में सिर्फ एक फोर्स लगता है, वंडर वॉल, क्योंकि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। हेलो एल्केन में पोलर मॉलिक्यूल है
तो वंडरवॉल फोर्स भी लगेगा और साथ ही साथ कौन सा फोर्स लगेगा, डाइपोल। ठीक, एल्कोहल में पोलर मॉलिक्यूल है तो वंडरवॉल फोर्स, डाइपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लगती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे समझा दूंगा। इसलिए जिसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लगेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा, इसीलिए एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, मान लीजिए अगर आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे देना जाए और आपको कहा जाए चलो उबाल के पियो, तो सबसे तेज कौन उबालेगा, अल्केन। और दारू गर्म करने में टाइम लगेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ ना बोलो भाई, कहानी नहीं चल रही है, समझ में आया तो यस, नहीं आया तो आगे बढ़ो। ठीक 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 ठीक। अगला टॉपिक देखिए। बॉइलिंग पॉइंट देख लिया। मेल्टिंग पॉइंट आपका सिर्फ हेलो एरीन का इंपॉर्टेंट है, हेलो एल्केन का नहीं है, तो उस पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक, हेलो एल्केन की पूरी कहानी देख ली आप लोगों ने। हेलो एल्केन में आप पहले क्या देखोगे, मैं एक बार पूरा रिवाइज करा दे रहा हूँ। केस वन में पहले मॉलिक्यूलर मास देखोगे। ठीक, पहले आप मॉलिक्यूलर मास देखोगे। एक बार ये सिनॉप्सिस है, ध्यान से देख लो। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहां पर सिर्फ वंडरवॉल फोर्स, इन सब में वंडरवॉल फोर्स प्लस डाइपोल फोर्स। ठीक, यहां पर आपको पता है जैसे जैसे मास बढ़ेगा वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा। वंडरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर वंडरवॉल फोर्स जैसे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा 4 3 2 1। ये केस वन था। केस वन में आप क्या देखोगे, मॉलिक्यूलर मास। केस टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तब देखोगे जब मॉलिक्यूलर मास सेम हो। मॉलिक्यूलर मास क्या हो, सेम। मॉलिक्यूलर मास से तब होगा जब कार्बन की संख्या दोनों जितने भी दिए हैं सब में बराबर हो। बस कार्बन गिनना, 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पर CH3 है, CH3 का मास 12 3 15, इसलिए यहाँ पर एक क्लोरीन लिए हैं 17। ठीक, मतलब यहाँ पर CH3 और क्लोरीन मतलब इन दोनों का मास नियरली बराबर है ना। इसमें आपको पूछ लें तो ये आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन, दिस इज योर अल्केन, दिस इज योर 1 डिग्री क्लोरो अल्केन, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। तो पहली बात तो मैंने आपको बता दिया, अल्केन में एक ही फोर्स लगेगा वंडरवॉल फोर्स, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो ऐसे भी कम होगा। ब्रांचिंग बढ़ेगी, सरफेस एरिया घटेगा। सरफेस एरिया घटेगा तो क्या कहते हैं आपका, ये हटा दो इसमें से, ये वाला केस हटा दो, नहीं कंफ्यूज हो गया अभी के लिए। जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या कहते हैं, जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी सरफेस एरिया घटेगा, सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में कह रहे हैं तो 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, ब्रांचिंग बढ़ रही है, और ब्रांचिंग बढ़ने पे सरफेस एरिया घटता है, और सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटेगा। दिस वाज केस 2। केस 3, अब कोई पूछ लेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा और क्यों होगा, तो बता लोगे,
सबसे ज्यादा 1 डिग्री का होगा, फिर उससे कम 2, फिर सबसे कम 3, क्योंकि ब्रांचिंग होगा सरफेस एरिया घटेगा। केस 3, अगर हेलोजन्स ही बदल जाए, CH3Cl, CH3Br, सॉरी CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, तो जान रहे हैं कि इसका मास सबसे ज्यादा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा। केस 4, केस 4 में अगर हेलोजन्स की संख्या बढ़ रही है, तो जितना ज्यादा हेलोजन होगा मास उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा वंडरवॉल फोर्स लगेगा, और वंडरवॉल फोर्स जितना ज्यादा लगेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही होगा। इतनी कथा समझ में आई कि नहीं? यस और नो? इतनी कहानी समझ में आई? से फर्स्ट, बाकी लोग क्या किस शॉप में बैठे हैं, जल्दी बोलिए। अब हेडिंग डालिए हेलो एरीन। देख लो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हेलो एल्केन के केस में मेल्टिंग पॉइंट पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपसे वो कभी नहीं क्वेश्चन पूछेगा मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड हेलो एल्केन में। ठीक, अब अगला पॉइंट देखो, ये आपको समझ में आ जाएगा, अपने से ही अरेंज करोगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। जस्ट सी दिस, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अरेंज करिए बॉइलिंग ऑर्डर में, एरो बना के, कौन किसका ज्यादा होगा किसका कम। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा लॉजिक लगाओगे? कौन सा केस 3 वाला लगाओगे ना? ठीक, हो गया तो गया आप लोगों का, ठीक है, गुड। कॉमन सेंस की बात है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इसका मास सबसे ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। बात खत्म। ठीक, ये समझ में आया? अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेल्टिंग पॉइंट। हम लोग को हेलो एल्केन में मेल्टिंग पॉइंट नहीं देखना था, हमको मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर देखना है। ध्यान से देखिएगा। बस यही एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर। थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट बताइए, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा इन तीनों में? तीनों का बॉइलिंग पॉइंट बताइए। बेटा 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 सुनो, ठीक है, सही कह रहे हैं, जितने लोग भी कह रहे हैं, अधिकतर लोग सही है कह रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट लगभग तीनों का बराबर होगा, क्योंकि हेलोजन्स की संख्या बराबर है, बट यहाँ पर इसका थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ऑर्थो का, फिर थोड़ा सा पैरा का, और सबसे कम किसका होगा? मेटा। जब वेक्टर रिजल्टेंट तुमको समझाऊंगा डाइपोल मूवमेंट का तब समझा दूंगा, ठीक। मगर नियरली वैल्यू क्या होगी? सेम। इसकी वैल्यू 453 होती है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 446, और इसकी होगी 448। मतलब कि सॉरी, यहाँ पर ऑर्थो पैरा मेटा नहीं होगी, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपसे कभी बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आपसे पूछा कि व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको आंसर सिर्फ लिखना है दे विल हैव नियरली, दे हैव नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट। आपको ये नहीं पूछेगा कि ए बी सी में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसका कम होगा, ठीक।
बॉइलिंग पॉइंट कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि दोनों में हेलोजेंस की संख्या और कार्बन की संख्या बराबर है, तो मॉलिक्यूलर मास तीनों का सेम है, तो दे विल हैव नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट। तीनों का बॉइलिंग पॉइंट नियरली क्या होगा, सेम। मेल्टिंग पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसमें याद रखना कि अगर तुमसे पूछ ले मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, वो सिर्फ यही पूछेगा मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। ठीक, तो याद रखना मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा कंपाउंड is always greater because melting point depends upon symmetry। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, सिमेट्री। जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तो कोई पूछ ले ऑर्थो, पैरा और मेटाक्लोरोबेंजीन में सबसे ज्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो क्या बताएंगे, पैरा, ड्यू टू मोर सिमेट्री। बस यही क्वेश्चन था। ये समझ लेना कि अगर आपसे कोई पूछ ले, इसमें ये नहीं पूछेंगे कि ABCD में मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करो, पूछेगा मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो आंसर रखना पैरा वाले कंपाउंड का। पैरा आइसोमर क्यों होगा, ध्यान से सुनिए। सॉलिड किससे बने होते हैं, मैंने आपको सॉलिड स्टेट थोड़ा सा पढ़ाया था। सॉलिड में क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक, अगर ये आयंस सही से बैठे हैं तो ऐसे सॉलिड को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे आपको पता है आयरन एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसको पिघलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना होता है। बट वहीं पर रबर कौन सा सॉलिड है, एमोर्फस, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो वो, सॉरी यहाँ पर Cl होगा, तो वो क्रिस्टल लैटिस में आराम से बैठ जाएगा, मतलब कि सॉलिड के अंदर बहुत आराम से एडजस्ट होगा। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो वो सॉलिड में बहुत अच्छे से एडजस्ट होगा, और जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स अरेंज होगा वो उतना ही क्रिस्टलाइन होगा, और क्रिस्टलाइन होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसमें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज ग्रेटर ड्यू टू सिमेट्री। एज अ रिजल्ट, ये सिमेट्रिकल हैं, एज अ रिजल्ट दे फिट इनटू क्रिस्टल लैटिस क्लोजली। मतलब कि भाई देखो, ये है क्लोरीन है, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, इनके बीच डिस्टेंस ज्यादा है। बट ध्यान से देखो, अगर ये दोनों ऐसे हैं तो मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजली कहाँ फिट हो रहे हैं, क्लोजली का मतलब दोनों मॉलिक्यूल प्लस कहाँ पर हैं, पैरा वाले केसेस में। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर जब ये सॉलिड बनाते हैं तो बहुत पास पास फिट होते हैं, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक, दिस वाज द स्टोरी। पैरा में ये क्लोजली पैक्ड होंगे और ऑर्थो में इनके बीच डिस्टेंस ज्यादा होगा। जितने पास पास मॉलिक्यूल्स होंगे सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। लैटिस का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड लेमैन लैंग्वेज में लैटिस को सॉलिड बोलते हैं। मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पैरा वाले हो, मेटा वाले हो गए, ऐसे अगर मॉलिक्यूल है, ये मान लो सॉलिड स्टेट में, किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड में जब दो एटम मॉलिक्यूल पास में आएंगे, मान लो ये ऑर्थो वाले हैं, ठीक,
और ये पैरा वाले हैं। सॉलिड में ये आके बैठे, तो यहाँ पर एटम्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है, मगर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, कम। तो ये सॉलिड में क्लोजली पैक है, सॉलिड में क्लोजली पैक है। और सॉलिड में एटम्स जितने ज्यादा पास होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। मान लो दो सॉलिड हैं, एक में एटम्स दूर दूर हैं मॉलिक्यूल्स, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। और यही अगर और पास पास आ जाए, जितना पास आएंगे वंडर वॉल फोर्स उतना बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि वंडर वॉल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस। अगर यहाँ पर वंडर वॉल फोर्स कम लगेगा, यहाँ पर वंडर वॉल फोर्स ज्यादा लगेगा, जितना वंडर वॉल फोर्स ज्यादा उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना पैरा का ज्यादा होगा, बस बात खत्म। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? याद रखना जो पैरा आइसोमर्स होते हैं, पैरा आइसोमर्स क्लोजली फिट इनटू सॉलिड, ठीक। एज अ रिजल्ट इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। बस इतना लाइन ही याद रखना, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पैरा में डाइपोल में, अरे आने दो यार हर्ष, अभी आता हूँ, उसी टाइप की कराऊंगा, सब बताऊंगा। कैसे जीरो होता है देख के बता दोगे। सही कह रहे हो, जो कह रहे हो वो सही है, बट यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है। ये तो यहाँ तक क्लियर है, बाकी लोग यस और नो कुछ बोलोगे? सन्नाटा खींच के बैठे हो। तो याद रखना मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ एक का आएगा, ऑर्थो पैरा मेटा में किसका ज्यादा होगा, पैरा आइसोमर का, ठीक। बस एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था यहाँ से। और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक। आर्थो आइसोमर, पैरा आइसोमर और मेटा आइसोमर में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट पैरा आइसोमर का। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है, सॉलिड में बहुत अच्छे से क्लोजली पैक होता है, ठीक। अब आ जाओ डेंसिटी। डेंसिटी एकदम सरल है। डेंसिटी क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, कॉमन सेंस की बात है, ठीक। लाइक मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सी दिस CS3 CS2 CS2 Cl, CS3 CS2 CS2 CS3 CS2 CS2 I। देखिए इसको ध्यान से, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, डी का, डी का, कॉमन सेंस की बात है। मास किसका सबसे ज्यादा है, मास सबसे ज्यादा किसका है, डी का। और जिसका मास ज्यादा है उसका डेंसिटी भी ज्यादा। तो डेंसिटी में कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या, मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा डेंसिटी उसकी ज्यादा। तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी डी, फिर सी, फिर। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट? आपके बुक में एक ऑप्शन ये दिया NCS3, सॉरी NC3H7Cl, C3H7Br, दिस इज नॉट वर्किंग। और लास्ट है C3H7I। अरेंज करना है, C3H7I अरेंज कर लेंगे। सबसे ज्यादा इसका होगा, चाहे बॉइलिंग पॉइंट ले लो, चाहे मॉलिक्यूलर मास ले लो, चाहे डेंसिटी ले लो। इसका मास सबसे ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। आई होप डेंसिटी में दिक्कत नहीं होगी आपको। अब है डाइपोल मोमेंट। ये टॉपिक इस चैप्टर के फिजिकल प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाइपोल मोमेंट।
इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डाइपोल मूवमेंट। पहले तो डाइपोल मूवमेंट का मैंने एक बात बता चुकी थी। डाइपोल मूवमेंट किस में लगता है? पोलर मॉलिक्यूल में लगता है। डाइपोल मूवमेंट ऑलवेज ऑपरेट्स इन पोलर मॉलिक्यूल। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज शोन बाई, कुछ चीजें याद रखना, हेडेड एरो, हेड ऑफ एरो points towards more electronegative atom, more electronegative atom। पहले तो कुछ चीजें डाइपोल मूवमेंट की जान लो कि डाइपोल मूवमेंट होता क्या है। डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन आप लोग अगर जब फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ते हो, सॉरी डाइपोल मूवमेंट ऑफ फिजिक्स में भी पढ़े होगे, तो वहां पर तुमने देखा होगा कि जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। हमारे यहाँ वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है केमिस्ट्री में वो उल्टा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस मॉलिक्यूल CH3Cl, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पोलर मॉलिक्यूल है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक, तो इट इज शोन बाय अ हेडेड एरो। हेड ऑफ एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका जो सर होगा वो किधर की तरफ होगा? और लास्ट पॉइंट, ग्रेटर द वेक्टर रिजल्टेंट, ग्रेटर द वेक्टर रिजल्टेंट, ये सब किताब में नहीं मिलेगा। ग्रेटर द डाइपोल मूवमेंट, सब एक एक चीज समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज आपको समझाई जाए, कुछ रटना नहीं है। डाइपोल मूवमेंट का, रुक जाइए पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। डाइपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस ये है, तो पहले मुझे पढ़ा लेने दीजिए। डाइपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। और बोर मैग्नेटॉन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि पिछले साल ही, पिछले से पिछले साल बोर मैग्नेटॉन यूनिट का वो पूछ लिया था डेफिनेशन। ये फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में पूछा था, केमिस्ट्री में नहीं पूछा था, फिजिक्स में, कि बोर मैग्नेटॉन किसे कहते हैं। तो याद रखना, डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज शोन बाय अ headed arrow where the head of arrow points towards more electronegative atom. ठीक, dipole moment is represented by mu. It is the product of charge into distance. ठीक, और इसकी यूनिट क्या होती है? बोर मैग्नेटॉन। ठीक, जितना ज्यादा वेक्टर रिजल्टेंट होगा उतना डाइपोल मूवमेंट। ये लाइन आगे मैं समझाऊंगा। ठीक, इसको अभी रहने देते हैं। इतने में कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए, और किसी को आप कुछ पूछना है तब बताइए। सर जी, जो Q इक्वल्स टू 2a लिखे हो बेटा, ये D को ही हम 2a मान लेते हैं। सर D को 2a लिख देते हैं। हाँ पूछिए आप। सर जैसे फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव सर। इसका रीजन पूछ रहे हैं क्या? रीजन कुछ नहीं है भैया, कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब मान लिया गया है। केमिस्ट्री के साइंटिस्टों ने मान लिया तो हम मान रहे हैं। ठीक, इसका कोई रीजन नहीं है कि डायरेक्शन इधर से इधर क्यों होता है। इट इज जस्ट अ कन्वेंशन। हमको केमिस्ट्री से, फिजिक्स से नाता नहीं रखना था तो हमने डायरेक्शन बदल लिया। ठीक, हमने कहा हम नेगेटिव टू पॉजिटिव रख लेंगे, तो हमने ये कह दिया कि एरो का सर उधर होगा जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बातें? इज इट क्लियर अप टिल हियर? तो डाइपोल मूवमेंट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। एक क्वेश्चन तो मैं पहले ही दिन ही कराया था आपको क्लास में, पहले लेक्चर में। अगर आज नहीं बता पाएंगे तो पिट के जाएंगे। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट।
अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ। जिनको नहीं आया अरेंज करना वो जाके पहला और दूसरा लेक्चर देखिएगा, मुझसे उम्मीद मत करिएगा मैं समझाऊंगा। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है CH3Cl का, CH3F का, फिर CH3I का, फिर CH3Br का। इसका डाइपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा क्यों होता है बताएंगे? चार्ज तो यहाँ पर ज्यादा है मगर यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है। आई बात समझ में? The dipole moment of CH3Cl is greater than CH3F because the distance between CCl is greater than CF। याद है? और ये आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% है। ये हेलो एल्केन का डाइपोल मोमेंट है। किसका डाइपोल मोमेंट है? हेलो एल्केन का डाइपोल मोमेंट है। C2H5F, C2H5Cl, C2H5I और C2H5Br ये भी लिखाया था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरेंज करने को आएगा और जो मैंने ग्रुप पे सैंपल पेपर भेजा था देखे होंगे, उसमें भी होगा। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है व्हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F। तो आंसर होगा बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन CCl इज ग्रेटर देन CF। दो CF हैज ग्रेटर चार्ज बट द डिस्टेंस बिटवीन CCl इज ग्रेटर इन केस ऑफ CH3Cl। इसमें भी वो मैंने बताया था। बताएंगे इसको 2413 चेक कर लीजिएगा पहले लेक्चर में। पहले लेक्चर देख लीजिएगा 2, फिर उसके बाद 4, फिर 3, फिर 1 देख लेना जो भी होगा। मुझे याद नहीं है, सीधी से बता रहा हूँ, सीधी सी बात मुझे याद, मैंने पढ़ा दिया मैं भूल गया। जाके देखना दूसरा लेक्चर। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट विल कम इन योर एग्जामिनेशन, दिस विल कम फॉर श्योर इन योर एग्जामिनेशन। डाइपोल मोमेंट ऑफ हेलो एल्केन इतना ही था। डाइपोल मोमेंट ऑफ हेलो एरीन कल से स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, वेक्टर्स के पूरा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा ये लेक्चर डाइपोल मोमेंट ऑफ हेलो एरीन जो है वो समझ लेगा। ठीक, अब मैं थोड़ा तेज भाग रहा हूँ, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। मोस्ट प्रॉब्ली बाई 7 और 6-7 तारीख तक ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक, भले ये चैप्टर आपका 23 दिन लेके कंप्लीट हुआ है बट बिलीव मी इसके वजह से आपके बाकी चैप्टर्स बहुत कम समय लगेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई किसी को डाउट है तो जल्दी पूछिए। Anyone has any doubt? आपके जो स्कूल में क्लासेस चल रही हैं उससे ज़्यादा आपको सीखने को मिल रहा है कि बस वही चल रहा है? मैं बाकी स्कूल की बात कर रहा हूँ जो गंगरकुलम और ये सब है, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कोई कोचिंग उधर वाले रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक, उससे ज़्यादा है। ठीक, और जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, देखिए बेटा पढ़ने का ये मतलब नहीं है, पढ़ने का ये मतलब नहीं कि मैंने आपको सारी चीज़ें लिखा दी आप याद नहीं कर रहे हैं। देखिए अगर आप उठा लें, मैं आपको ये नहीं कहता आप मुझसे कोचिंग करिए, अगर आप खुद सिंसियर हैं प्रदीप पढ़ लीजिए, उसमें सब चीज़ लिखी हुई है। बट आप 11th नहीं पढ़ गए हैं तो आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं अच्छे से। ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको क्लास में समझाई जा रही हैं कृपया करके क्लास में अटेंटिव बैठिए। ठीक, अब ये नहीं कि क्लास में अटेंटिव बैठे हैं, आधे लोग की मेंटेलिटी ये होती है कमेंट करते रहे। बेटा कमेंट करने से कुछ फायदा नहीं, जब पूछा जाएगा तब बताइए। ठीक, कोशिश करिए कि सीखिए, फोकस करिए उस पर। ठीक, क्लास में आए हैं तो सीख के जाइए, और बिलीव में अगर ये क्लास आप किए हैं तो उसके बाद आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं खुद आपके लिए प्रदीप पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। ठीक, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको इम्पोर्टेंट हो और एग्जाम में आप ना कर पाए। ठीक, बाकी लोग के स्कूल से आई होप इतना किसी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, सब लोग एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं अधिकतर स्कूल में। अब किसी में पढ़ा रहे हो तो आई डोंट से, मान लीजिए कहीं पर बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर होते हैं तो वो पढ़ा देते हैं। ठीक, बट आई डोंट थिंक सो बाकी स्कूल में इससे ज़्यादा पढ़ाया गया होगा। तो कृपया करके मैं आपको जब अगर होमवर्क दे रहा हूँ सिनॉप्सिस बनाने का तो आप सिनॉप्सिस बनाइए। ठीक, क्योंकि अगर सिनॉप्सिस नहीं बनाओगे बेटा तो तुम्हारे पास 10 चैप्टर हैं और सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं पढ़ना है। सिनॉप्सिस अगर तुम ढंग से बनाना सीख गए तो ये चैप्टर 3 पन्ने में उतार दोगे। अब एग्जाम है, तुमको 2 दिन का गैप दिया है और तुम बैठ के वहाँ प्रदीप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ोगे तो हो गया, फेल हो चुके हैं। ठीक,
और सिनॉप्सिस इसलिए मैं बनवाता हूँ बेटा क्योंकि तुम कुछ दिन बाद सिविल सर्विसेज या किसी की ना किसी की तैयारी करोगे और वहाँ पर सिनॉप्सिस बनाना ही आर्ट है। कितने लोग को तो सिनॉप्सिस बनाना ही नहीं आता। ठीक, तो ये आपकी सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही है। आई बात समझ में? आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप लाइफ में आगे कैसे काम करेंगे। ठीक है, लीव द क्लास। Remaining of you, please submit the fees as soon as possible. Thank you, Soumya. Hello. हाँ, sure. Hello.